हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। और आज हम फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे अभी जो सीड ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसका हम डिटेल एनालिसिस देखेंगे उस पेपर का कि कौन से क्वेश्चन उसके अंदर आए थे और उसके जो ऑप्शन हो गए हम ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे कि और हमको कुछ नया जानना मिले। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि आपको यहाँ पे पहले से ही शो हो रहे जो आंसर है, बट हम इसके बारे में फ्रेंड्स डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि यही क्वेश्चन क्यों आया। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन, द मोस्ट क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज फॉर मॉइस्चर स्ट्रेस इन कॉटन इज स्क्वेयरिंग। सो फ्रेंड्स, आप याद रखना जो मॉइस्चर स्टेज होता है कॉटन के अंदर वो फ्रेंड्स स्क्वेयरिंग होता है। और जो फ्रेंड्स कॉटन के अंदर जो उसका फ्रूट होता है उसको फ्रेंड्स हम बॉल बोलते हैं, वो भी याद रखना आप अच्छे से। और फ्रेंड्स उसके अंदर जो रोजेट फ्लावर हो जाता है, रोजेट फ्लावर टाइप का, वो किस किस इंसेक्ट की वजह से होता है वो भी हम मुझे कमेंट में बताना। हैंड पोलिनेशन इन सनफ्लावर क्रॉप गिव एन इंक्रीज इन द क्रॉप yield टू द एक्सटेंट ऑफ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर है 80% टू 25%। बट फ्रेंड्स सनफ्लावर के अलावा जो हमारा एक फ्रूट क्रॉप है डेट पाम के अंदर भी फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा हैंड पोलिनेशन किया जाता है, ये भी आप याद रखना, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसके अंदर हैंड पोलिनेशन होता है। सो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर डेट पाम होता है। सो फ्रेंड्स वो भी आप याद रखना। और उसकी वजह से फ्रेंड्स 50 to 20% इंक्रीज होता है जो हमारा ईल्ड है, आप ये भी याद रखना। उसके बाद थर्ड वन, बेंच टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस ऑन स्लोप रेंजिंग how many percent with undulating land। so friends here the right option is 60 to 33%। bench terracing के अंदर friends 60 to 33% का स्लो फ्लो होता है। और जो फ्रेंड्स 3 to 10% है वो फ्रेंड्स जिंक टेरेसिंग में आता है, आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। जिंक टेरेसिंग में जो फ्रेंड्स जो एग्रोनोमी पेक्टाइसिस है वो लेस देन 2% स्टोप में किया जाता है। और जो फ्रेंड्स मैकेनिकल है वो ग्रेटर देन 2% में किया जाता है, आप ये भी अच्छे से याद रखना। और जो हमारा जो कंटूर क्रॉप है वो फ्रेंड्स अप टू द स्लोप ऑफ 6%, ये भी आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद फ्रेंड्स काउपी ग्रोन फॉर ग्रेन एंड फोडर कंट्रीब्यूट हाउ मेनी किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टर टू द सक्सीडिंग क्रॉप। जो हमारा काउपी क्रॉप है वो लेग्यूमिनस क्रॉप है। सो फ्रेंड्स ऑलवेज वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। सो फ्रेंड्स वो कितना हेल्प करता है जो उसके बाद जो क्रॉप आएगी उसको। सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज 24 to 30%, आप ये भी फ्रेंड्स अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स द कोऑर्डिनेट रेफरेंस सिस्टम यूज बाय जीपीएस इज नोन एज। फ्रेंड्स ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें फ्रेंड्स जो उसका राइट आंसर है WGS84। फ्रेंड्स जो WGS84 है उसको फ्रेंड्स हम वर्ल्ड जियोडेटिक सिस्टम बोलते हैं। और फ्रेंड्स वो इस्टेब्लिश हुआ था 1984 के अंदर, इसकी वजह से उसका नाम रखा है WGS84। फ्रेंड्स ये ऐसा सिस्टम है वो डिफाइन करता है लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस, जो हमारा अर्थ सरफेस पे, एंड इट इज़ यूज बाय जीपीएस डिवाइस टू डिटर्मिनेट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। जो हमारा लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और एल्टीट्यूड होता है उसको मेजर करता है। सो आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद बैंड सिलेक्शन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टेप इन रिमोट सेंसिंग, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। फ्रेंड्स अब आपको क्वेश्चन होगा कि रिमोट सेंसिंग और हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स रिमोट सेंसिंग एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर फ्रेंड्स हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग आता है। उसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी टेक्निक यूज होती है जो हमारा नेविगेशन करने के लिए। सो फ्रेंड्स इट इज़ अ वेरी प्रिसाइज फ्रॉम हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, वो वेरी प्रिसाइज फ्रॉम में है। देन आफ्टर फ्रेंड्स मैं आपको इसके बाद बात करूंगा कि फ्रेंड्स जो हमारा जीपीएससी एओ होता है उसके अंदर फ्रेंड्स जो अगले साल यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था, वही फ्रेंड्स हमारे सीड ऑफिसर में उसको डाला कि वो डिफाइन द टर्म ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया था। सो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर नोरियो टैचुंगी है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से फ्रेंड्स जो अगले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सोल्व करने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 2 to 3 क्वेश्चन आपको इसी में से ही मिल जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट WB, फॉर्मुलेशन ऑफ फंजीसाइड
कितना परसेंट होता है, 10%, 40। सो राइट आंसर है 50, मोर देन 50% होता है। जो फ्रेंड WP होता है उसको फ्रेंड्स वेटेबल पाउडर बोलते हैं, आप ये भी याद रखना। उसके बाद फर्टिलाइजर कॉल्ड एज रॉक फॉस्फेट कंटेन हाउ मेनी परसेंट नाइट्रोजन, हाउ मेनी परसेंट फॉस्फोरस। सो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो रॉक फॉस्फेट होता है उसके अंदर 36, हम ऐसे तो हमने फ्रेंड्स जनरली 30 टू 40, जनरली बुक के 30 टू 40% का रेंज ही हमने पढ़ा है। बट फ्रेंड याद रखना जो रॉक फॉस्फेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन 36.5% होता है और जो P2O5 होता है वो फ्रेंड 5% होता है। और ये भी याद रख लेना जो रॉक फॉस्फेट फर्टिलाइजर है वो फ्रेंड्स ना तो सिट्रेट सोल्यूबल है ना तो वाटर सोल्यूबल है। सो आप ये भी याद रख लेना। और जो रो बोन मिल होता है वो भी फ्रेंड्स नहीं सिट्रस में सोल्यूबल होता नहीं वाटर में सोल्यूबल होता। सो इसका ये पॉइंट आप इसको अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स इरिगेशन इन ग्राम इज रिकमेंडेड एट विच स्टेज। सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बिफोर फ्लावरिंग एंड पोड फॉर्मेशन। फ्रेंड्स अगर आप क्वेश्चन देखोगे मैच्योरिटी, कोई भी ऐसा क्रॉप नहीं है जिसको मैच्योरिटी स्टेज पे जब उसका मैच्योरिटी हो जाए तब उसको वाटर चाहिए। सो फ्रेंड्स ये दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। और हम यहाँ पे देख ली अर्ली फ्लावरिंग बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग हो गया तब पानी की जरूरत नहीं, बट जब सर जो फ्लावरिंग होने से पहले जब फ्लावरिंग हो रहा है तभी पानी की जरूरत होती है। सो फ्रेंड्स राइट आंसर डी आएगा, आप ये भी देख लेना अच्छे से। बाद में ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, विच वन इज नॉट अलाउ इन ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, यूजिंग ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप्स, using rock phosphate and as a phosphorus source, using GMO genetically modified crops, using bioinoculant। सो फ्रेंड इसका राइट आंसर था यूजिंग GMO क्रॉप्स, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर केमिकल को यूज करके उसका मॉडिफिकेशन किया जाता है। सो फ्रेंड्स इसको हम एज अ ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करते, आप ये भी याद रख लेना। ऑयल कंटेंट ऑफ सीसम क्रॉप, इसका राइट आंसर है 38 टू 54 प्लांट्स। फ्रेंड्स जो ग्राउंडनट है और जो सोयाबीन है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों का फ्रेंड्स ऑयल परसेंटेज और वाटर परसेंटेज याद कर लेना। मैंने आपको ऑयल परसेंटेज और प्रोटीन परसेंटेज मैंने आपको कल भी ये दोनों के बारे में फ्रेंड्स अगले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया था, तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद द जर्मोप्लाज्म थियरी वाज प्रपोज बाय, जो जर्मोप्लाज्म थियरी थी वो किसने दी थी, तो उसका राइट आंसर है वेस्टमैन। बट जो फ्रेंड्स जो हमारा हमारे लेमार्क साहब थे, तो लेमार्क साहब ने कौन सी दी थी, सो फ्रेंड्स उन्होंने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये भी आप याद रखना, जो लेमार्क थे उन्होंने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और जो फ्रेंड्स डार्विन थे, डार्विन ने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, ये भी याद रख लेना। जो वेस्टमैन थे उन्होंने जर्मोप्लाज्म थियरी दिया था। लेमार्क जो हमारे लेमार्क साहब थे उन्होंने थियरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया था। और जो डार्विन साहब है उन्होंने थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। DNA synthesis take place during the G1 S G2। सो फ्रेंड जो सिंथेसिस S से ही आप उसको पहचान सकते हो कि S मीन्स S मीन्स सिंथेसिस, सिंथेसिस S फेज में होता है। फ्रेंड्स G1 S G2 ये फ्रेंड्स फर्स्ट इंटरफेज में आता है। देन आफ्टर मोर देन 2 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम प्रेजेंट इज ऑटो पॉलीप्लॉइड। जो फ्रेंड्स ऑटो है वो सेम को डिनोट करता है और एलो है वो डिफरेंट को डिनोम करता है, आप ये भी याद रख लेना। तो फ्रेंड मोर देन 2 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम उसको ऑटो पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, और मोर देन 2 कॉपी ऑफ द डिफरेंट जीनोम इज नोन एज एलो पॉलीप्लॉइड, आप ये भी अच्छे से याद रख लेना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। सो फ्रेंड एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी क्या होता है, जो फ्रेंड्स एन्यूप्लॉइडी होता है वो क्रोमोसोम नंबर के नकर बाय द एडिशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। और जो फ्रेंड्स यूप्लॉइडी होता है लॉज ऑफ एंटायर सेट, इसमें फ्रेंड्स सेट में जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपीयर डिसअपियर होते हैं, तो आप ये भी याद रख लेना। और इसके अंदर सेट में नहीं होते फ्रेंड्स, इंडिविजुअल होते हैं। देन आफ्टर DNA sequence that move from one location in a chromosome to another location within the same or another chromosome is known as insertional element, transposable element, retroposins and retrovirus। So friends here the right option is option number B, transposable element। So friends अगर हम ये क्वेश्चन देखें तो फ्रेंड्स बहुत ही डीपली पूछा गया है। अगर हम
जो हमारे 200 क्वेश्चन दिए, 200 क्वेश्चन में भी हम 200 क्वेश्चन को फ्रेंड टारगेट नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम में फ्रेंड्स 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको स्किप करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको हम स्किप कर सकते थे। Then after aim at understanding the dynamic of gene and genotype frequencies in a random mating population is known as a population genetics। जो अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक ऑफ जीन है एंड वो जो जीनोटाइप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो रैंडम मैटिंग है पॉपुलेशन में उसको पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे दो टर्म दिए गए, फॉरवर्ड जेनेटिक्स और रिवर्स जेनेटिक्स। फ्रेंड्स जो फॉरवर्ड जेनेटिक्स है वो आइडेंटिफाई जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक फेनोटाइप, और जो रिवर्स जेनेटिक बोलते हैं उस वो फ्रेंड्स होता है वो इन्वेस्टिगेट करता है द फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ अल्टरिंग जीन। ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद सीक्वेंस ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वेयर आरएनए पॉलीमरेज। आपको फ्रेंड्स अभी बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि पूरा ही जेनेटिक्स आ गया है पहले, बट हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज प्रोमोटर। और जो फ्रेंड्स टर्मिनेटर होता है, जो कोडन होते हैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ से कोडिंग होना स्टॉप हो जाता है जिसको हम स्टॉप कोडन भी बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे ओपेरॉन नाम दिया है। फ्रेंड्स जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट था वो फ्रांसिस जैकोब एंड मोनार्ड साइंटिस्ट ने 1960 में दिया था। आप ये भी याद रख लेना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया जो ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो जैकोब एंड मोनार्ड ने ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। देन आफ्टर ड्वार्फिंग जीन RST1 और RST2 इज रिलेटेड टू, वो वीट के रिलेटेड होते हैं ये मेजरली। और फ्रेंड्स जो राइस है, राइस के अंदर कौन सा ड्वार्फिंग जीन होता है, तो फ्रेंड्स राइस के अंदर डीजियोवोजिन नाम का ड्वार्फिंग जीन होता है। अगर हम डीजियोवोजिन नाम का ड्वार्फिंग जीन होता है। और वीट के अंदर दूसरा फ्रेंड्स नॉरिन 10, वो भी एक ड्वार्फिंग जीन है, इसे भी आप याद कर लेना फ्रेंड्स। और जो उसके बाद वो पोस्टुलेट द लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन। जो लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन वो किसने दिया था, एनआई वेवेलोव, याद रखना फ्रेंड्स। जो सेंटर ऑफ ओरिजिन वो भी फ्रेंड्स एनआई वेवेलोव ने दिया था। कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन है, 8 है और +3, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। और जो फ्रेंड्स यहाँ पे आर फिशर का नाम आ गया, तो मैं आर फिशर के बारे में भी बता देता हूँ। जो आर फिशर है वो मॉडर्न स्टेटिस्टिक के फादर है और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी उन्हें कहा जाता है, ये भी आप याद रख लेना। The gene for gene relation between a host and its pathogen was postulated by Flor in 1951 based on his work in लिंसीड और फ्लैक्सीड। ये फ्रेंड्स लिंसीड को ही हम फ्लैक्सीड बोलते हैं। और फ्रेंड्स जो लिंसीड होता है उसको जो उसके अंदर एक डिसीज आता है, रस्ट बोलते हैं, उसका जो रस्ट होता है वो फ्रेंड्स ऑटोसियस रस्ट होता है, वो भी आप अच्छे से याद रख लेना। जो लिंसीड के अंदर जो रस्ट होता है वो फ्रेंड्स ऑटोसियस रस्ट होता है। उसको ऑटोसियस रस्ट उसी की वजह से बोलते हैं बिकॉज इट कंप्लीट्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल इंक्लूडिंग ऑल स्पोर स्टेजेस ऑन अ सिंगल होस्ट प्लांट। फ्रेंड्स आप ये भी याद रख लेना। और जो फ्रेंड्स जो वीट का रस्ट होता है वो हेट्रोसियस रस्ट होता है, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। द टाइम ऑफ At the time of gamete formation, the two alleles present in the F1 separate and pass into different gamete is known as friends। अगर आपको कहीं भी गैमेट डिफरेंट होते दिखे तो वो फ्रेंड सेग्रीगेशन ही होगा, क्योंकि सेग्रीगेशन में दोनों अलग अलग साइड पे जाता है, मीन्स दोनों डिफरेंट होते, एक दूसरी साइड जाता है तो दूसरा दूसरी साइड जाता है, उसको ही फ्रेंड्स सेग्रीगेशन बोलते हैं। और फ्रेंड्स जो ये म्यूटेशन नाम का टर्म था वो भी आप याद कर लेना। जो म्यूटेशन नाम का टर्म था वो ह्यूगो द ब्रीस्ट ने दिया था, वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉट रेसिस्टेंट मैकेनिज्म। ड्रॉट रेसिस्टेंट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, ड्रॉट को एस्केप करना, डिहाइड्रेशन को अवॉइड कर देना, उससे भी फ्रेंड्स ड्रॉट रेसिस्टेंट होगा। और डिहाइड्रेशन को टॉलरेंस करना, वो भी ड्रॉट रेसिस्टेंट की मैकेनिज्म है। ये 3 मैकेनिज्म आप याद रख लेना। Then after differential reproduction rate of different genotype is known as selection। जो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन रेट है, जो रिप्रोडक्शन रेट ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप का, उसको फ्रेंड्स हम सिलेक्शन बोलते हैं। और जो फ्रेंड्स रैंडम ड्रिफ्ट है
is the evolutionary mechanism where allele frequency in a population change randomly due to change event. जो फ्रेंड्स जो रैंडम ड्रिफ्ट होता है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन की वो चेंज होती है रैंडमली ड्यू टू द चेंज इवेंट की वजह से वो चेंज होती है, उसको फ्रेंड्स हम रैंडम ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। देन आफ्टर आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ ओनियन। फाउंडेशन सीड का पूछा है 1000 आएगा, अगर बट सर्टिफाइड सीड का पूछ लिया होता तो फ्रेंड्स 500 आता। आप ये भी अच्छे से याद कर लेना। ABR line system is extensively used for hybrid seed production of per millet फैक्ट है, ये भी आप फैक्ट की तरह याद कर लेना। द हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन में दिया ही गया है कि द सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, और दूसरा सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है सीड मल्टीप्लिकेशन रेट क्या होता है। सीड मल्टीप्लिकेशन रेट तो सिंपल है कि फ्रेंड्स जो हमारा एक सीड है उसमें से फ्रेंड्स कितने सीड बने उसको हम सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो बोलते हैं। और जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो होता है, अगर हमने कोई क्रॉप की सोइंग किया था और उसका हार्वेस्टिंग हो गया, उसका हार्वेस्टिंग अगर हम दूसरा उसी क्रॉप का सोइंग कर रहे हैं तो हम कितने सीड है जो हम अगले साल उसी को यूज करते हैं एज अ सोइंग की तरह, सो उसको फ्रेंड्स सीड रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। द हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट इज द हाईएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट किसके अंदर होता है? सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज हाइब्रिड। 100% सीड रिप्लेसमेंट रेट होता है, बिकॉज फ्रेंड्स जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो फ्रेंड्स दूसरी साल हम एज अ सोविंग की तरह यूज नहीं करते। देन आफ्टर द क्रॉप विथ हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ऐसा कौन सा क्रॉप है जिसके अंदर हाईएस्ट सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो होता है? सो फ्रेंड्स हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सीसेमम। आपको देख के ही सबको पता चल जाएगा कि सीसेमम के अंदर, और जो फ्रेंड्स ग्राउंडनट है उसके अंदर सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो 1:8 है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। अवॉइडिंग आउटक्रॉसिंग, आउटक्रॉसिंग को अवॉइड करने का बाय कीपिंग द क्रॉप इन आइसोलेशन इज अ वेरी इफेक्टिव टूल टू मैनेजिंग जेनेटिक प्योरिटी ऑफ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। जो फ्रेंड्स हमारे क्रॉस पॉलिनेटिंग अवॉइडिंग हम आउट क्रॉसिंग करते हैं तो उसी की वजह से क्या होता है, वो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उसके अंदर हम किया जाता है, ये भी आप याद रख लेना। एक्सपोज ऑफ सीड टू गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म नाम आ गया, वही देख के सब लोग फ्यूमिगेशन कर देते, बट क्वेश्चन को फ्रेंड्स पढ़ना। फॉर्म ऑफ हार्मफुल केमिकल टू कंट्रोल सीड बॉर्न फंजाई एंड इंसेक्ट, कंट्रोल डिटोरेशन ऑफ सीड ड्यूरिंग द स्टोरेज, उसको ही फ्यूमिगेशन बोलते हैं। रोगिंग इज अ वेरी इफेक्टिव टूल सेल्फ पॉलिनेटेड में, ये भी अच्छे से याद करें। जो रोगिंग होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड में वेरी इफेक्टिव टूल है उसकी जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। देन आफ्टर मिलोसाइटोप्लाज्म और काफिन जीनोम, काफिर कंबाइंड काफिर 60 सोरगम के लिए है। और फ्रेंड्स अगर हम पियर मिलेट की बात करें टिफ्ट 23A, ये भी याद रख लेना। और जो यूगू वो बार्ली के लिए है, वो भी आप अच्छे से उसको याद कर लेना। आ गया फ्रेंड्स, जो सीड रिप्लेसमेंट रेशियो होता है इज ए मेजर ऑफ हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया वाज सोन विद सर्टिफाइड सीड इन कंपैरिजन टू फार्म सेफ सीड। मैंने बोला जो हमने अगली साल उसका हार्वेस्टिंग किया था और जो सीड बचा है वही सीड का हम सोइंग में यूज करते हैं, उसको सीड रिप्लेसमेंट रेशियो बोलते हैं। और सीड मल्टीप्लिकेशन से तो आपको पता है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स एक टर्म में दिया गया है वैराइटियल रिप्लेसमेंट रेट। इट इज द रेट एट विच द रिप्लेसमेंट ऑफ वैरायटी प्रेजेंटली, वैरायटी को रिप्लेस कर दे उसको वैराइटियल रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन आपको पता ही है। देन आफ्टर सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ग्राउंड नट का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया। अब पोटैटो का भी याद रख लेना, पोटैटो का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है 1:4 और वीट का सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो है 1:20, ये भी अच्छे से याद रख लेना। भिंडी फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन नीडेड द आइसोलेशन डिस्टेंस, फाउंडेशन के लिए 400 है और अगर सर्टिफाइड सीड पूछा होता तो उसका 200 होता है, वो भी आप अच्छे से याद रख लेना। मेंटेनर ऑफ पेरेंट लाइन ए बाय यूजिंग बी, जो फ्रेंड्स अगर हम बी लाइन हो उसको मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं, आप ये भी अच्छे से याद रख लें। और जो आर लाइन होती है उसको फ्रेंड्स हम रिस्टोरर लाइन भी बोलते हैं, आर लाइन को हम रिस्टोरर लाइन बोलते हैं और बी लाइन को हम मेंटेनर लाइन बोलते हैं, ये भी आप
याद रख लें, और ए और बी लाइन है वो आइसोजेनिक लाइन है, ये भी याद रख लेना। देन आफ्टर, which are the right of an individual to derive benefit from his intellectual property and exclude other from the doing so। यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ नहीं किया गया, जो आईपीआर की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन को ही डाल दिया है। सो आप इसको अच्छे से कर लेना। और जो फ्रेंड्स पीपीवीआर एंड एफआर एक्ट था वो कब आया था? 2001 में, ये भी याद रख लेना। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे है वो 26 अप्रैल को आया था, वो भी आप अच्छे से उसको याद कर लेना। देन आफ्टर, पीरियड फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ वैरायटी गिवन इन प्लांट ब्रीडर राइट 15 ईयर। जो प्लांट ब्रीडर राइट होते हैं उसके लिए पीरियड कितना होता है प्रोटेक्शन ऑफ वैरायटी का? वो 15 ईयर होता है, ये भी याद रख लेना। और फ्रेंड्स, रो रेशियो ऑफ द फीमेल मेल इन कैस्टर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन 3:1। फ्रेंड्स, हमारी एग्रोनॉमी या कुछ जनरल एग्रीकल्चर के वीडियो में मैंने आपको ये पूरा लिस्ट दिया गया है। सो आप इसको भी आप अच्छे से रेफर कर लेना कि फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया है। केमिकल रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ राइस, ऑलवेज GA3 gibberellic acid is used for the hybrid seed production of rice. Also it is used for the breaking seed dormancy, वो भी याद रख लेना। GOT is conduct for genetic, जो क्रो आउट टेस्ट होता है वो जेनेटिक प्योरिटी को चेक करता है, सबको पता है फ्रेंड्स। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ वैराइटीज डिटेरियोरेट बाय, जो जेनेटिक प्योरिटी है वैरायटी की वो किससे डिटेरियोरेट होती है? वो सबसे ज़्यादा आउट क्रॉसिंग से डिटेरियोरेट होती है, ये भी याद रख लेना फ्रेंड्स। बाद में जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, पेडी का जर्मिनेशन परसेंटेज 80 का है, बट आप यहाँ पे वीट का भी लिख देना फ्रेंड्स। जो वीट होता है उसका जर्मिनेशन परसेंटेज 85 होता है। वीट हो उसका 85 है और पेडी है उसका 80 है, ये भी आप अच्छे से कर लेना। बाद में फ्रेंड्स, सीड ऑफ द वेराइटीज एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेशन शैल बी, जो सीड ऑफ द वैरायटी एलिजिबल, जो सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो वो नोटिफाइड होनी चाहिए अंडर द सेक्शन ऑफ 5 सीड एक्ट। आप ये भी याद रखना, जो सीड एक्ट है वो 1966 में आया था। ओके फ्रेंड्स, ये भी आप अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद इपीजियल जर्मिनेशन इज ऑब्जर्व इन, जो इपीजियल जर्मिनेशन होता है वो किसके अंदर होता है? तो आप अच्छे से याद कर लेना, जो इपीजियल जर्मिनेशन है वो ग्रीन ग्राम है। अगर फ्रेंड्स आप बोलेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, तो मैं जितना भी इपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन के रिलेटेड जितने भी क्रॉप है मैं उसको दोनों को फ्रेंड सेपरेट करके आपके सामने आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। सो अगर चाहिए तो बोल देना। सैंपल ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट बैग ऑफ सीड लॉट, प्राइमरी सैंपल। बट ये फ्रेंड यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो सीड लॉट होता है उसका उसका कलर कौन सा होता है? सो फ्रेंड, ऑरेंज और ब्लू कलर होता है, ये दोनों में से कोई एक कलर होता है, ये भी अच्छे से याद कर लेना। और सीड लॉट किसे बोलते हैं? अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ प्रोसेस सीड ऑफ वैरायटी एंड क्लास प्रोड्यूस बाय ग्रोवर, ग्रोवर प्रोड्यूस करते हैं उसको सीड लॉट बोलते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। देन आफ्टर फ्रेंड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फील्ड इंस्पेक्शन टू एग्जामाइन, फील्ड इंस्पेक्शन हम क्या एग्जामाइन करते हैं? सो फ्रेंड्स, सब कुछ एग्जामाइन करते हैं, जो डिसीज का इंसिडेंस होता है, आइसोलेशन डिस्टेंस होता है, ऑफ टाइप प्लांट होते हैं, वो भी हम देखते हैं कि उन्होंने रॉगिंग किया है कि नहीं किया। देन रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, उसको रॉगिंग बोलते हैं, नॉर्मल है फ्रेंड्स। इनएबिलिटी ऑफ विएबल सीड टू रिस्पॉन्स द फेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन इज नोन एज, इनएबिलिटी ऑफ विएबल सीड, सीड की जो विएबल है वो इनकेपेबल है ग्रोइंग होने के लिए, उसको फ्रेंड्स हम डोरमेंसी बोलते हैं। देन आफ्टर, सीड विगर, seed property which determine the potential for rapid and uniform emergence and development of normal seedling, उसका पोटेंशियल को फ्रेंड्स विगर बोलते हैं, आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। अ फार्मर इंटरेस्टेड इन सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन हैज टू बी रजिस्टर्ड विथ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। मिनिमम नंबर ऑफ सीड टेस्ट यूज फॉर, कितने सीड चाहिए जो जर्मिनेशन के लिए? 400। फ्रेंड्स, ये एग्री की 5 to 6 एग्जाम में ये पूछा गया है, सो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से कर लेना।
The operation that prepare a seed lot for basic cleaning is known preconditioner. Pre-cleaning, the operation that prepare a seed lot for basic cleaning करते फ्रेंड्स, उसको हम प्री कंडीशनिंग बोलते, प्री क्लीनिंग नहीं बोलते। ये भी आप अच्छे से देख लेना फ्रेंड्स। उसके बाद एक सीड साइंस के अंदर यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट की उन्होंने बात की थी कि टॉप मोस्ट स्क्रीन ऑफ अ सीड क्लीन ग्रेडेड विथ लार्ज होल देन द डिजायरेबल सीड साइज टू रिमूव द इनर्ट मैटर ऑफ द लार्ज साइज। जो लार्ज साइज में से जो इनर्ट मैटर होता है उसको रिमूव करता है, उसको फ्रेंड्स वो डिवाइस को हम स्क्लैपर बोलते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट है एक। उसके बाद फ्रेंड्स ये भी एक इम्पोर्टेंट है, डी बियर्ड। सो फ्रेंड्स जो अगर हम डी बियर्ड की बात करें वो फ्रेंड्स एक थ्रेशिंग ही है, बट उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो रीथ्रेशिंग मशीन है यूज इन सीड प्रोडक्शन टू रिमूव द अपेंडेजेस। जो हम सीड के ऊपर जो भी अपेंडेजेस होते हैं लाइक एंस होते हैं, ग्लूम्स होता है, उसको फ्रेंड्स रिमूव करता है। ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। देन आफ्टर स्टडी ऑफ सोइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज एडाफोलॉजी। स्टडी ऑफ सोइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट, प्लांट सोइल और प्लांट की हो जाए तो उसको एडाफोलॉजी बोलते। अगर ओनली फॉर सोइल तो फ्रेंड्स पेडोलॉजी। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स इज नोन एज पेट्रोलॉजी। ये भी याद रख लेना फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन था वो फ्रेंड्स, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर दो सोइल साइंस के अंदर तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, वरना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो हम इसको स्कीप करेंगे। देन आफ्टर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्थोसिलिकेट। जो ऑर्थोसिलिकेट है उसके एग्जाम्पल कौन से है? तो फ्रेंड्स जो ओलिवाइन है वो ऑर्थोसिलिकेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद फ्रेंड्स जिरकॉन, ये भी याद कर लेना, एक जिरकॉन है वो भी फ्रेंड्स ऑर्थोसिलिकेट का एग्जांपल है। फ्रेंड्स ऑर्थोसिलिकेट के बाद एक ऐसा आता है कि फाइलोसिलिकेट्स भी आता है। फाइलोसिलिकेट्स के अंदर फ्रेंड्स आप अच्छे से याद रख लेना, जो माइका होते हैं दोनों, मस्कोवाइट और बायोटाइट दोनों, वो माइका वो फाइलोसिलिकेट के अंदर आते हैं। ये भी आप अच्छे से फ्रेंड्स याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स सर्पेंटाइन क्लोराइड और टाक, वो भी फ्रेंड्स इस वो फाइलोसिलिकेट के अंदर आते हैं। सो आप अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना। देन आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका कंटेंट, ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। जो ग्रेनाइट होता है वो फ्रेंड्स हाईली एसिडिक होता है, ये भी अच्छे से याद कर लेना फ्रेंड्स। देन आफ्टर मेट्रिक पोटेंशियल ऑफ सोइल इज मेजर बाय, जो मेट्रिक पोटेंशियल होता है वो सोइल का, वो किससे मेजर होता है? फिर द राइट ऑप्शन इज टेंसियोमीटर। और जो फ्रेंड्स मेट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ऑलवेज जीरो होती है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। मेट्रिक पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज ऑलवेज नेगेटिव और जीरो, नेगेटिव भी होगा और जीरो दोनों के बीच के अंदर होगा। देन आफ्टर फ्रेंड्स साइक्रोमीटर हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ये भी अच्छे से आप याद रख लेना। द लस्टर ऑफ मिनरल टार्किस, जो मिनरल टार्क के जो लस्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेजिनियस बोलते हैं, ये भी देख लेना। रूट डेवलपमेंट स्टिमुलेटेड ड्यू टू द सप्लाई ऑफ, फ्रेंड्स आपने कहीं भी एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी के अंदर फ्रेंड्स क्रॉप्स पड़े हुए तो उसको अंदर बोल देते कि जो फ्रेंड्स फॉस्फोरस होता है वो बेजल डोज में ही दिया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स फॉस्फोरस एक ऐसा एक ऐसा मिनरल है जो रूट की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स रूट की डेवलपमेंट स्टिमुलेट किसकी वजह से होती है? सो फ्रेंड्स फॉस्फोरस की वजह से होगी। देन आफ्टर क्रिटिकल सोइल टेस्ट लेवल, जो क्रिटिकल सोइल टेस्ट लेवल था वो अप्रोच किसने दिया था? उसका राइट आंसर है कैटे नेल्सन। और पता ही है फ्रेंड्स आपको कि अर्नोन एंड स्टाउट ने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था। देन आफ्टर द वाटर इज नॉट सेफ यूज टू आरसीएस। फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता हो तो आरसीएस का फुल फॉर्म है रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट। वैल्यू ऑफ द वाटर वो एक्सीड कितना है? 2.25। इट इज वो नहीं सेफ है, बट फ्रेंड्स अगर हम सेफ की बात करें 1.25 इज सेफ फॉर वाटर, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। देन आफ्टर विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर इंप्रूविंग द रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीज इन प्लांट। कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट और एलिमेंट है वो रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड डिसीज के? सो फ्रेंड्स जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम को आप अच्छे से याद रख लें, जो पोटेशियम है वो रेसिस्टेंट है पेस्ट और डिसीज के सामने।
देन आफ्टर फ्रेंड जो मैग्नीशियम होता है वो क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोफिल के अंदर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो पाया जाता है, तो वो फ्रेंड्स मैग्नीशियम है, आप ये भी याद रख लेना। देन आफ्टर इन इंडिया विच सोइल हैज अ हाई बेस एक्सचेंज कैपेसिटी। सो फ्रेंड्स जो ब्लैक सोइल होती है, डीप ब्लैक सोइल, उसकी हाई बेस एक्सचेंज कैपेसिटी है, वो बेस को जल्दी एक्सचेंज कर पाती है, उसकी कैपेसिटी है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। द सोइल आर स्ट्रांगली कैल्कुलेटेड इफ दे आर कंटेन हाउ मेनी परसेंट ऑफ सीएस। याद रखना कि जो सोइल होगी, सोइल में जो कैल्कुलस सोइल होगी उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कितना परसेंट होगा, सो उसको हम स्ट्रांगली कैल्कुलस बोलेंगे। सो फ्रेंड्स 15% या अगर ज्यादा होगा सो उसको हम कैल्कुलस सोइल बोलेंगे, स्ट्रांगली कैल्कुलस सोइल। देन आफ्टर द बेसल सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट लेग, हमने हमारे एंटोमोलॉजी के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, राइट आंसर इज कोक्सा। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट इज एपिक्यूटिकल, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना, दो पार्ट होते हैं, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन द एग ऑफ इंसेक्ट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो एग ऑफ इंसेक्ट के होते हैं वो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो फ्रेंड्स उसको हम पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। बट फ्रेंड यहाँ पे एक टर्म दिया गया है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस फ्रेंड्स एक ऐसा है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का होता है, उसके लार्वल और जुवेनाइल फॉर्म में ही इफेक्टिवली एलिमिनेटिंग, वो एडल्ट स्टेज होता है, वो एडल्ट स्टेज को फ्रेंड्स एलिमिनेट कर देता है। सो ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। देन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस, राइस की मोनोफेगस पेस्ट कौन सी है, तो येलो स्टेम बोरस, जो सिसेमिया इन्फेरेंस है, वो मोनोफेगस पेस्ट है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। व्हाइट ग्रब एडल्ट बीटल ले एग सिंगली इन सोइल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये भी अच्छे से याद कर लेना। देन आफ्टर इन कॉटन फ्रेंड्स इसके अंदर एक एफिड का सिम्टम दिया गया था, कॉटन के अंदर सीवियर इन्फेस्टेशन रिजल्टिंग इन कर्लिंग ऑफ लीव्स, लीव का कर्लिंग हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, ग्रेजुअल ड्राइंग और डेप्थ हो जाता है यंग प्लांट का, वो एफिड की वजह से हो जाता है। देन आफ्टर येलो वेन ऑफ मोजाइक वायरस डिसीज इन ओकरा इज ट्रांसमिटेड बाय, हमारे कल के ही लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, व्हाइट फ्लाई उसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स पोटैटो के अंदर ऐसी कौन सी पेस्ट है जो बोथ फील्ड और स्टोरेज कंडीशन में नुकसान करती है, सो फ्रेंड्स द राइट ऑप्शन इज पोटैटो ट्यूबर मोथ, पेथ्रोमा ओपर्क्युलेला उसका साइंटिफिक नेम है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। देन आफ्टर द ब्लैक हेडेड कैटरपिलर इज अ पेस्ट ऑफ, जो ब्लैक हेडेड कैटरपिलर है वो किसकी पेस्ट है, वो कोकोनट की पेस्ट है। और जो डायमंड बैक मोथ है वो क्रूसीफर क्रॉप की पेस्ट है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। देन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग बी इज द बिगर इन साइज, सो फ्रेंड्स बी के बारे में बता दें, जो बी होती है उस उनका ऑर्डर फ्रेंड्स हाइमेनोप्टेरा होता है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। और जो सबसे बड़ी बी होती है वो एपिस डोर्साटा होती है, और सबसे छोटी एपिस फ्लोरिया होती है, ये भी याद रख लेना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जो ऐसी कौन सी हनी बी है जो सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करती है, सो फ्रेंड्स जो एपिस डोर्साटा है वो सबसे ज़्यादा हनी प्रोडक्शन करती है, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। बट फ्रेंड्स इट इट इज़ वेरी एग्रेसिव इन नेचर, जो एपिस डोर्साटा होती है वो फ्रेंड्स वेरी एग्रेसिव नेचर होती है, सो फ्रेंड्स उसका पालन ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, सो आप ये भी नोट डाउन कर लेना। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय, सिल्क प्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स लार्वा के अंदर, देन आफ्टर लार्वा वो सिल्क को प्रोड्यूस करती है। डिडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिक मेथड। सो फ्रेंड्स आज का हम ये लास्ट क्वेश्चन है, बाद में हम सेकेंड पार्ट में उसके दूसरे क्वेश्चन डिस्कस करके फ्रेंड्स हम आरआरबी रीजनल रूरल बैंक वो इस्टेब्लिश बेन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, जो फ्रेंड्स आरआरबी था वो रेकमेंडेड कौन सी कमेटी की वजह से हुआ था, तो नरसी रामन कमेटी, आप ये भी अच्छे से याद रख लेना। और फ्रेंड्स जो अगर हम दूसरी बात करें कि फ्रेंड्स जो केवीके है, केवीके फ्रेंड्स आरवी गुप्ता कमेटी, ये भी आप अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद फ्रेंड्स जितनी भी कमेटी है, जितनी भी कमेटी है उसने जो भी रेकमेंड किया था वो भी आप एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने एक यहाँ पे बता दिया है, बट फ्रेंड्स अगर हम दूसरा भी देखें कि जो हमारा नाबार्ड था,
मैं आपको बता ही देता हूँ फ्रेंड्स। जो नाबार्ड था वो फ्रेंड्स शिवारामन कमेटी में नाबार्ड किया था, और जो आरआरबी था वो नरसी रामन कमेटी ने दिया था। उसके बाद केवीके वो आरबी गुप्ता कमेटी थी। फ्रेंड्स आप अच्छे से उसको याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।